वेलकम बैक टू द लास्ट वीडियो ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द सी प्लस प्लस सीरीज जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो इंट्रोडक्शन टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने ऊपर ही इनकैप्सुलेशन क्लासेस ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ लिया, डाटा एब्स्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ लिया कि वो होता क्या है। तो यहाँ पे हम लोग सीधे सीधे उन चीज़ों के बारे में वापस से रिवाइज करेंगे और फिर मैं आप लोगों को एक सिंपल सा कोड लिख के दिखाऊंगा जिसमें इन सारी चीज़ों का यूज़ हो रहा है। ठीक, सो पढ़ते हैं यहाँ से। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ प्रोग्रामिंग पैराडिग्म that revolves around the concept of objects which are instances of classes। ठीक, तो ये तो क्लियर हो गया होगा। मैं इतनी देर मैं हर एक वीडियो में मैंने इसको बोला है कि ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, इंस्टेंस ऑफ क्लासेस क्या होता है। सी प्लस प्लस इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दैट सपोज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स। सो हियर इज एन इंट्रोडक्शन टू सम की कॉन्सेप्ट्स। तो ये की कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं, इंटरव्यूज में भी बहुत बार पूछ सकते हैं और आप लोगों को इसको याद भी रखना चाहिए। क्लास, अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। It defines the properties data members and our member functions। data members जो हम लोगों ने वहाँ पे डिफाइन किए थे and the member functions जो हम लोग उन data members के मदद से जो member functions में हम लोग manipulations कर पा रहे थे वो क्लास के अंदर ही रहते हैं। अब ऑब्जेक्ट जो रहता है वो इंस्टेंस रहता है क्लास का जिससे हम लोग कॉल कर पाते हैं। अब डाटा और बिहेवियर को जब हम लोग इनकैप्सुलेट कर लेंगे ना, तो उस ऑब्जेक्ट में जब कॉल करेंगे तो उसकी वैल्यूज आ जाएंगी। तो इनकैप्सुलेशन क्या रहता है अब ये जान लेते हैं। इनकैप्सुलेशन इज द बंडलिंग ऑफ डाटा एंड मेथड्स दैट ऑपरेट ऑन द डाटा इनटू अ सिंगल यूनिट। ठीक, इट हाइड्स द इंटरनल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू इट फ्रॉम द आउटसाइड क्लास। अब जैसे कि आप लोगों ने पिछली बहुत बार देखा होगा, जब हम लोग वीडियो बना रहे थे तो हम लोग प्राइवेट लेते थे इंट लेंथ और इंट ब्रेड्थ को फॉर कैलकुलेटिंग द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो वो ना वो प्राइवेट रहता था, वो दिखा नहीं सकते थे, वो एक ऑब्जेक्ट उसको कॉल आउट नहीं कर सकता था, लेकिन कॉल आउट क्या कर सकता था, वो उसके फंक्शंस को। अब इसलिए ही हम लोग इनकैप्सुलेशन का यूज़ करते हैं कि वो हम लोग को इंटरनल स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ना उसको रिस्ट्रिक्टेड रहे और वो पूरा इंटरनल तक ना जा पाए और सिर्फ वो ऑब्जेक्ट को ही कॉल कर सके, जो कि मतलब हम लोग के फंक्शंस है सिर्फ उनको कॉल कर सके। तो उसके लिए एक्सेस स्पेसिफायर्स का हम लोग यूज़ करते हैं। पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड विद कंट्रोल द विजिबिलिटी ऑफ द क्लास। तो मैंने बताया ही था, पब्लिक कहीं भी प्रोग्राम के अंदर, प्रोग्राम के बाहर कहीं से भी एक्सेस हो सकता है। प्राइवेट सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम के अंदर, सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम के अंदर से एक्सेस हो सकता है। और प्रोटेक्टेड जो रहता है वो उसके डेरिवेटिव क्लासेस से एक्सेस हो सकता है। ठीक, अब देखो एब्स्ट्रैक्शन का एक सिंपल सा मीनिंग है। एब्स्ट्रैक्शन का जो सिंपल सा मीनिंग ये था कि हम लोग का जितने भी पीछे का जो मॉड्यूल्स में काम हो रहा था कि लूप कैसे चल रहा है और हम लोग जो पब्लिक प्राइवेट डाटा टाइप्स बना रहे थे, ऑब्जेक्ट कैसे कॉल हो रहा है, वो सारा एब्स्ट्रैक्शन हैंडल करता है। हम लोग को पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है क्योंकि वो जो कॉम्प्लेक्स टास्क रहता है वो पीछे बैकग्राउंड में करता है और जो जो हम लोग की एसेंशियल डिटेल्स रहती हैं सिर्फ वही दिखाता है। तो चलो एब्स्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ सिंप्लीफाइंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स बाय मॉडलिंग ओनली द एसेंशियल एस्पेक्ट्स while hiding unnecessary details। Class in C++ provide abstraction by allowing the creation of user-defined data types with their own behavior। तो बस इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। अब इनहेरिटेंस के बारे में, सीधे सीधे इनहेरिटेंस, आप लोग बेस क्लास से जब आप लोग एक डिराइव्ड क्लास में कोई चीज़ वैल्यूज़ लो तो उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं। मैंने मैंने इसको पहले भी आप लोगों को बता के रखा है इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। तो जैसे यूज़ कोड का बहुत बार कर सकते हो आप इनहेरिटेंस की मदद से। ठीक, तो इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ लेते हैं। इनहेरिटेंस इज अ मैकेनिज्म बाय विच अ क्लास, डिराइव्ड क्लास, कैन इनहेरिट properties and behavior from another class। It allows for the code to reuse। ठीक, तो कोड का रीयूज कर सकते हैं आप लोग बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास की मदद से। सो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जैसे आपके पास एक क्लास है एरिया, तब आप उस क्लास, वो जो बेस क्लास है एरिया की, आप उससे अलग अलग क्लासेस में जाके उस एरिया वाली क्लास को, जैसे क्लास सर्किल में जाओ आप और उसको एरिया को कॉल कर लो और उससे सर्किल का भी निकाल सकते हो, स्क्वायर का भी निकाल सकते हो। ठीक, तो अब पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बात करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स मैनी फॉर्म्स। ये मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया तो मैं जल्दी जल्दी समझा देता हूँ क्या होता है। ये हम लोगों ने बेसिकली, जब हम लोगों ने ऑपरेटर ओवरलोडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग करी थी तब हम लोग यूज़ कर रहे थे पॉलीमॉर्फिज्म। Polymorphism means many forms and refers to the ability of objects of different classes to be treated as objects of a common base class। ठीक,
अब डिफरेंट क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को जो है ना वो एक कॉमन बेस क्लास के ऑब्जेक्ट की तरीके ट्रीट करता है। अब जैसे अब पानी है आपके लिए, जैसे आप ये समझो पानी है जो आपके लिए, वो तीन फॉर्म में होता है: बर्फ, भाप और पानी खुद के फॉर्म में भी। ठीक, तो ये तीन फॉर्म्स होते हैं वाटर के: वाटर वेपर, लिक्विड और आइस। ठीक, तो अगर आप लोगों को ये सारी तीनों चीज़ें पता होंगी तो ये भी तो पॉलीमॉर्फिज्म ही हुआ, क्योंकि मेनी फॉर्म्स हैं उस चीज़ के। तो हम लोग वैसे ही फंक्शन ओवरलोडिंग में भी पॉलीमॉर्फिज्म ही लगाते हैं, इसमें कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म लगता है। तो हम लोग कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में हम लोग पहले एक एरिया का क्रिएट कर देते हैं। जैसे हम लोगों ने एक एरिया का फंक्शन वो क्रिएट किया था फंक्शन, और फिर उस एरिया के फंक्शन को जो है ना हम लोगों ने दो तीन बार यूज़ किया था कैलकुलेट एरिया वाले फंक्शन को। कभी पैरामीटर्स चेंज कर रहे थे, कभी डाटा टाइप्स चेंज कर रहे थे, कभी नंबर ऑफ पैरामीटर्स चेंज कर रहे थे। ठीक, तो ये आप लोगों को याद रखना पड़ता है कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्यों यूज़ होता है। और वर्चुअल फंक्शंस एंड डायनेमिक बाइंडिंग, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। ये उतना इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, डायनेमिक बाइंडिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग, लेकिन आप अगर सीख रहे हो तो आपको इन्हीं सारी चीज़ों पे फोकस देना पड़ेगा जितना मैंने बोला था। तो मैंने इसके लिए कोड लिख के रखा है, चलिए आइए उसको देख लेते हैं। तो कोड ये रहा, मैंने कोड को डिराइव करके रखा है पहले से ही। सो मैंने सबसे पहले इसका हेडर इंक्लूड किया, नेम स्पेस एसटीडी, फिर हम लोगों ने एक बेस क्लास बनाई। ठीक, ये सबसे पहले इनहेरिटेंस है। बेस क्लास से हम लोग डिराइव क्लास को कॉल कर रहे हैं, ये इनहेरिटेंस है। ठीक, अब इनहेरिटेंस पे हम लोगों ने क्या किया, एक पब्लिक फंक्शन बनाया जहाँ पे हम लोग लिखेंगे ड्राइंग अ शेप। हम लोगों ने एक एक वर्चुअल वॉइड ड्रॉ बनाया। ठीक, वर्चुअल की जगह आप ये भी कर सकते हो कि सीधे सीधे इसको ऐसा बना दो। ठीक, अभी यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि वो ओवरराइड हो गया है फंक्शन बेसिकली। तो वर्चुअल वॉइड ड्रॉ जो है, आपको मैं इधर से समझाता हूँ क्या होता है। वर्चुअल फंक्शंस जो रहते हैं allow the behavior of a function to be determined at runtime. They are declared in the base class and are overwritten in derived class. ठीक, dynamic binding ensures that a correct version of the virtual function is called based on the type of the object. ठीक, तो यहाँ पे जैसे हम लोगों ने एक वर्चुअल वाइड ड्रॉ बनाया, ड्राइंग का शेप। ठीक, अब हम लोगों ने बेस क्लास में लिख दिया ड्राइंग का शेप। फिर हम लोग जब डिराइव क्लास में आया तो हम लोग ने देखा कि क्लास का नाम है सर्कल, तो हम लोग क्या बनाएंगे, सर्कल। तो हम लोग यहाँ पे सर्कल लिख दिया, ड्राइंग का सर्कल। तो ड्राइंग का सर्कल बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, मेन ऑब्जेक्ट में आ जाएंगे। अब देखो हम लोगों ने वर्चुअल फंक्शन जो बनाया, हम लोग को ये सब नहीं पता कि वो वर्चुअल फंक्शन कैसे बना, बैकग्राउंड में क्या हो रहा था। ये सब होता है एब्स्ट्रैक्शन। जो हम लोगों ने एक बेस क्लास को डिराइव क्लास के अंदर कॉल किया, वो होता है इनहेरिटेंस। जो हम लोग अभी फंक्शंस के अंदर इंस्टेंस बना के उसको कॉल करने वाले हैं, वो होता है उसका क्लास का कॉलिंग। एंड देन जो दो तीन चीज़ें बची हुई है, इनहेरिटेंस, अब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन जैसे आप लोगों ने देखा सारे फंक्शंस पब्लिक थे तो हम लोग कहीं से भी कॉल कर सकते हैं। क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम लोग मेन फंक्शन में डिस्कस करेंगे। तो ये इसकी क्लास थी। ठीक, तो ये इसकी क्लास थी, और ये क्लास है शेप और सर्किल। ठीक, सबसे पहले देखो यहाँ पे हम लोगों ने बेस क्लास को कॉल किया। बेस क्लास को कॉल करने के बाद हम लोगों ने बेस क्लास की ही मदद से हम लोग की डिराइव क्लास को कॉल किया। डिराइव क्लास को कॉल करने के बाद हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म बिहेवियर दिखा रहे हैं कि शेप को भी हम लोग ड्रॉ पे यूज़ कर सकते हैं और सर्किल को भी हम लोग ड्रॉ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक, अब इसका आउटपुट क्या आएगा, ड्राइंग का शेप और ड्राइंग का सर्किल। क्योंकि अगर आप बेस क्लास के शेप में देखो तो यहाँ पे तो एक पहले से ही डिफाइंड है ना, ड्रॉ शेप। ठीक, अगर मैं यहाँ बेस क्लास में कुछ ना लिखता, ठीक, मैं बेस क्लास में कुछ ना लिखूं, तो तब भी इन दोनों चीज़ में ना क्या आएगा, कि इन दोनों चीज़ में एक चीज़ ये क्लियर हो जाएगी कि ये आएगा। मैं बेस क्लास में मैंने कुछ नहीं लिखा। ठीक, बेस क्लास में जब मैंने कुछ नहीं लिखा तो यहाँ पे देखो ओवरराइड का प्रॉब्लम हो जाएगा। ओवरराइड प्रॉब्लम हो गया क्योंकि पब्लिक शेप की वजह से जो भी था वो वहाँ पे तो कुछ नहीं था। ठीक, अब लेकिन लेकिन मैं पूरा क्वेश्चन हटाता हूँ, इसको हटा दूँ। ठीक, इसको हटाने के बाद अब देखो क्या आएगा आउटपुट। पहले मैं तुमको इन केस बता देता हूँ कि आउटपुट क्या आएगा। ड्राइंग अ सर्कल, क्योंकि एक जगह डिफाइंड था ड्राइंग अ सर्कल, तो सबसे पहले बेस क्लास में गया, ड्रॉ के अंदर गया, कुछ नहीं मिला उसको। फिर वो उसने डिराइव क्लास के अंदर आया वही एक फंक्शन के अंदर, तो वहाँ पे उसको मिल गया ड्राइंग अ सर्कल, तो ड्राइंग अ सर्कल आएगा इसका आउटपुट। और दोनों का ही आउटपुट ड्राइंग अ सर्कल आएगा, लेकिन चला वो एक ही। ठीक, अब हम लोग को ये चीज़ हो गया क्लियर। अब मैंने यहाँ के फंक्शन को ना क्या किया, हटा दिया। अब यहाँ पे बताओ क्या आएगा, ड्राइंग अ शेप, ड्राइंग अ सर्कल। ठीक, आ गया। अब जैसे ही हम लोगों ने फंक्शंस क्रिएट कर लिया, उसके इंस्टेंस क्रिएट कर लिया, हम लोग ने उसके फंक्शंस को कॉल कर लिया। अब जब ये सारी चीज़ें हो गई तो देखो
बेसिकली क्या हो जाता है कि हम लोगों को क्या करना रहता है कि हम लोग जब पूरा प्रोग्राम बना लेंगे तो लास्ट में हम लोग को उसको डिलीट करके काम ख़त्म करना रहता है। तो इसीलिए हम लोगों ने दोनों क्लासेस को डिलीट कर दिया, बेस क्लास को और हम लोग की डिराइव्ड क्लास को। डिलीट करने के बाद जो हम लोग के पास वैल्यूज़ बची वो कुछ ये थी। और इसी के साथ जो है हम लोगों का ये वाली सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे सी प्लस प्लस सीरीज़ को। अगर आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो कंटिन्यू करेंगे और हम लोग फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है। और मैंने सिर्फ इसको एज अ बेस थिंग के रूप में मैंने बना के रखा था। तो अगर आपने ये सारी वीडियोस देख ली तो आप ये तो कह सकते हो कि आपको सी प्लस प्लस आता है, फिर आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। ठीक है। सो इतना ही था इस वीडियो के लिए भी। थैंक यू गाइस।